वेपर डेंसिटी जो मेथड है उसको अपन कॉन्टिन्यूस करते हैं। और देखो जो फाइनली फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, फॉर्मूला आपके पास आया था, जो अल्फा की कैलकुलेशन है वो आपके पास आया था डी टी माइनस डी ओ एंड एन माइनस वन, ये आपके पास आया था डी ओ। अब आप ध्यान दें, यहां पर डी टी क्या होता है, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। आप पहले समझ लें ये कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसे PCl5 अपने को पता है जो वेपर डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होती है, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अब आप ध्यान दें जो dt की वैल्यू आएगी, मॉलिक्यूलर वेट फास्फोरस का 31 प्लस 5 इंटू 35.5 अपॉन 2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 208.5 अपॉन 2 आता है, ये 104.25 आ जाता है, ये dt की वैल्यू आ गई। अगर मान लो यही आपको CO2 के लिए कैलकुलेट करना है तो जो dt आएगा वो 44 अपॉन 2 22 आ जाएगा। अगर NH3 के लिए कैलकुलेट करना है तो जो dt आएगा वो 17 अपॉन 2 आ जाएगा। मान लो आपको कैलकुलेट करना है N2O4 के लिए, ठीक है, तो अब ध्यान दें dt क्या आएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट 14 इंटू 2 28 प्लस 64 अपॉन 2 तो 92 अपॉन 2, तो ये जो dt आता है ये कितना आ जाता है 46। DO को अपन क्या बोलते हैं, ये आपके पास आता है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। देखो सही मायनों में ऑब्जर्व्ड वर्ड की जगह आप यूज में लें वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो देखो सही वर्ड ये है वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। और ये सारी वेपर डेंसिटी केवल किसके लिए होंगी, गैसेस के लिए। इसको ऑब्जर्व की जगह एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी भी बोला जाता है। तो DO ये N क्या है आपके पास, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम one molecule of reactant gaseous molecule जो डिसोसिएट हुआ है। देखो n की वैल्यू आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगी। तो जो अपन ने डेरिवेशन किया था AN से Na बना था, आप ध्यान दें तो ये 1 0 था, 1 माइनस अल्फा और ये N अल्फा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक मॉलिक्यूल कितने गैसियस मॉलिक्यूल में टूटा है, N। मान लो 2A से आपके पास 3B है, तो दो मॉलिक्यूल 3 में टूट रहे हैं तो 1 कितने में टूटेगा, 3/2, तो N की वैल्यू ये हो जाएगी। मान लो N2O4 से 2NO2 बनाते हो तो 1 गैसियस मॉलिक्यूल 2 में, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, तो 1 गैसियस मॉलिक्यूल कितने में टूट रहा है, 2 में, तो N की वैल्यू 2। मान लो A से बन रहा है 2B प्लस C, ठीक है, प्लस D। ये गैस है आपके पास, ये गैस है, ये गैस है और ये सॉलिड है। सॉलिड को नहीं लेना है तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपको N की वैल्यू भी पता चलनी चाहिए। अब ध्यान दें जो इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 एट इक्विलिब्रियम, परसेंटेज डिसोसिएशन इज 30%,
कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो बहुत आसान सा है, सॉल्यूशन भी बड़ा आसान सा है इसका। भाई मैंने फॉर्मूला लगाया, अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी ओ एन माइनस वन डी ओ। ठीक, अल्फा 30%, ये 0.3 हो गया, डी टी 10.25 माइनस डी ओ हो गया, एन 2 है, एन की वैल्यू 2 है तो ये 1 हो गया और ये डी ओ हो गया। ठीक, तो आप ध्यान दें, देखो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला ये है आपके पास, डायरेक्टली ये 1 नंबर फॉर्मूला बोल रहा हूं जिसको आपको मेमोराइज करना है। जो टी थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी होती है वो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 करना है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 करना है। बार बार जरूरत पड़ेगी 104.25, इसकी भी बार बार जरूरत पड़ेगी 46। अच्छा, आपको पता होना चाहिए डीओ को ऑब्जर्व्ड या फिर अपन वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। एन क्या है, एक गैसियस मॉलिक्यूल जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, तो ये एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एन की वैल्यू 3 आई, नीचे ऊपर 3/2 आई। तो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें केवल फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा गया और कोई खास बात नहीं। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस के, और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर न्यूमेरिकल देखें आप, आपको रिएक्शन दे रखी है N2O4, इससे दे रखा है 2NO2। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 30। आपको अल्फा बताना। देखो, फिर अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन के अंदर, आप ध्यान देना। एन की वैल्यू सबसे पहले 2 आ गई, अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी ओ अपॉन एन माइनस वन डी ओ आ गया। अल्फा कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल, अभी अपन ने देखा था थ्योरेटिकल वैल्यू 46 माइनस 30 अपॉन 30, बस ये वैल्यूज को रखा जाना है। डी टी वापस बता देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो ये 92 अपॉन 2, ये कितना आया था 46। बाकी फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ए से बन रहा है आपके पास 2b प्लस सी प्लस डी। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। ये कह रहा है अल्फा इज इक्वल टू 30% एंड वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर is equal to 50. Calculate molecular weight of A. देखो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन अपन ने कहा सॉल्यूशन में सबसे पहले तो n की वैल्यू देख लेते हैं। n की वैल्यू आप देखें, एक गैसियस मॉलिक्यूल 3 में टूट रहा है, 3 आ गया। अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी ओ अपॉन n माइनस वन डी ओ आ गया। अल्फा की वैल्यू 0.3 आई, 0.3। डी टी अपने को कैलकुलेट करना है, डी ओ, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना दे रखा है 50 एंड 3, तो ये 2 हो गया, ये 50 हो गया। आप देखें ये 100 हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा 30 इज इक्वल टू डी टी माइनस 50 हो गया, तो डी टी इज इक्वल टू 80 हो गया। मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 160। तो ये वाला क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देखें 4th नंबर क्वेश्चन, ये रिवीजन में थोड़ा सा टिपिकल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, आप ध्यान देना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और क्या है इसके अंदर खास बात, वो सारा डिस्कशन करेंगे अपन। ये कह रहा है कि आपको दे रखा है N2O4 से 2NO2, ठीक है।
इसने कहा कि जो आपको दे रखी है वैल्यू, वो दे रखी है इसने डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज इक्वल टू 4 ग्राम पर लीटर, और आपको बताना है अल्फा कितना होगा। तो यहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं, ये जो डेंसिटी दे रखी है, अच्छा इसके साथ में दे रखा है एट 500 केल्विन एंड 10 atm, सारी बात इस पे है, ठीक है, डेंसिटी की जो बात कर रहा है। तो अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि ये सर ये वैल्यू तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की वेपर डेंसिटी नहीं, ये केवल सिंपल डेंसिटी दे रखी है। वेपर डेंसिटी क्या होती है? यूनिटलेस होती है। वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस। तो अब आप ध्यान दें, सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो पहले n की वैल्यू 2 आ गई, अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस dio अपॉन n माइनस 1 dio आ गया, अल्फा इज इक्वल टू dt माइनस dio अपॉन dio आ गया, dt इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपके पास 92 अपॉन 2, ये कितना आ गया 46। अल्फा कैलकुलेट करना, तो ये आपके पास आ गया 46 माइनस, यहां वैल्यू को रखा जाना है अपॉन dio, ये वैल्यू फिर रखी जानी है। अब ध्यान देना, dio की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मुझे पता है फॉर गैसेस के लिए क्या होता है, आप ध्यान देना, डेंसिटी इज इक्वल टू pm अपॉन RT। ये ग्राम पर लीटर में आती है जब प्रेशर किस में होता है? ATM में होता है। ये मॉलिक्यूलर वेट है, R की वैल्यू 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। तो अब आप क्या करेंगे, डेंसिटी तो आपको 4 दे रखी है, जो प्रेशर आ गया वो कितना दे रखा है 10 atm, मॉलिक्यूलर वेट अपन कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू दे रखी है 0.082, और जो टेम्परेचर दे रखा है आपको 500 केल्विन दे रखा। तो देखो ये जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा ये एग्जैक्टली किसकी वैल्यू आएगी? MT, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। सॉरी, ये जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा ये मिक्सचर का आ रहा है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो जो DO आएगा वो क्या आएगा? MO अपॉन 2। तो ये जो DO की वैल्यू है ये अब आप यहां रख देंगे, तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? अल्फा की। तो आप देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, जो स्टूडेंट गलती करता है कि सर ये 4 तो मैंने सीधे सीधे क्या ले लिया? वेपर डेंसिटी। नहीं, ये वेपर डेंसिटी नहीं है, ये डेंसिटी है। डेंसिटी की हेल्प से इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मैंने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर वेट। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब ऑब्जर्व, फिर 2 से डिवाइड किया तो वो कौन सा आया? ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। वो वैल्यू रखने के बाद मेरे पास क्या आया? अल्फा, ठीक है। अब आप ध्यान दें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे जो अल्फा का फॉर्मूला आ रहा है dt माइनस dio n माइनस 1, और ये क्या आ रहा है? dio, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर n की वैल्यू 1 आ जाए तो अल्फा कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है? एक गैसियस मॉलिक्यूल एक में ही टूट रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं जिन रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng 0 होगा, अल्फा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय वेपर डेंसिटी मेथड। इसको अपन लिमिटेशन भी बोलते हैं, लिमिटेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो अल्फा है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर आप वो वेपर डेंसिटी मेथड से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जिन रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी उनके लिए आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभी बोर्ड पे लिखे हुए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। कैसे? जो रिवीजन में लेना है वो ये वाला क्वेश्चन है,
मेन है इसके अंदर डेंसिटी, ये वेपर डेंसिटी नहीं। आप कहेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे? तो वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होगी, जबकि डेंसिटी इस यूनिट में गिवन होगी, जिससे आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं। अब इसी में अपन क्या एक नए टॉपिक की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन प्रेशर। तो आप ध्यान दें, न्यूमेरिकल्स ऑन प्रेशर। मुझे पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो आप ध्यान दें जो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू होगा वो नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि यूज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज यूज्ड इन मोल कंसेप्ट। तो अपन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे वैसे ही प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना, और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वल टू N2 T2 N1 T1। मतलब ओवरऑल फॉर्मूला तो ये है, कैसे यूज में लेना है ये आपको बेटर क्वेश्चन में ही समझ में आएगा। तो प्रेशर के न्यूमेरिकल्स कैसे करना है आप ध्यान दो। जैसे आपको दे रखा है A से दे रखा है 2B प्लस C दे रखा है। इनिशियल प्रेशर इज 400 एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर 500। ये सारा mmHg में है, mmHg। आपको Kp कैलकुलेट करना। देखो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, आप ध्यान देना। सॉल्यूशन चलो यहीं कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो A से क्या है आपके पास 2B प्लस C, आपने P1 लिया ये 0 0, P1 माइनस P2 लिया तो स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग 2P2 एंड दिस वन P2। इनिशियल प्रेशर का मतलब क्या है, आपको P1 400 दे रखा था, इक्विलिब्रियम P1 माइनस P2 प्लस 2P2 प्लस 2P2 इज इक्वल टू 500। तो आपके पास P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू 500 आ गया। 2P2 इज इक्वल टू 500 माइनस P1 400, तो ये 100 आ गया। तो P2 इज इक्वल टू 50 आ गया। अब ध्यान दो P2 तो आपके पास 50 आ चुका है, ये 100 हो जाएगा। ये आपके पास कितना आया आप ध्यान देना सभी। ये आपके पास था P1 था 400 माइनस 50, तो ये कितना आ गया 350। तो अगर Kp की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Kp की वैल्यू कैलकुलेट होगी P और B इसकी पावर में 2 PC और ये आ जाएगा PA। तो ये Kp की वैल्यू, PB की वैल्यू, PB आपके पास कितना आ गया 100 आ गया, 100 का स्क्वायर आ गया। जो PC है वो 50 आ गया और PA आपके पास कितना आ गया, PA 350 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको दे रखा है 2A से 3B प्लस C, आपको दे रखा है इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 800 एंड प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम इज 600। आपको Kp कैलकुलेट करना है कितना होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा न्यूमेरिकल। अपन ने रिएक्शन लिखी 2A, इससे लिखा 3B प्लस C। ये मान लो P1 था ये 0 था, P1 माइनस 2P2 तो ये 3P2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा P2, ठीक है।
आपको दे रखा है P1 की वैल्यू दे रखी है आपको 800 और P1 माइनस 2P2 इसकी वैल्यू दे रखी है 600। तो माइनस 2P2 इज इक्वल टू 600 माइनस 800 माइनस 200। तो P2 कितना आ गया आपके पास? 100 आ गया। P2 100 आ गया। तो अब देखें ये वैल्यूज कितनी आ रही है भाई। 3P2 तो आपके पास कितना आ गया? 300 आ गया। ये कितना आ गया? 100 आ गया। और P1 ये आपको दे रखा है 600। ठीक है। KP का जो फॉर्मूला बनेगा वो PB ये क्यूब आ जाएगा, ये PC आ जाएगा और PA का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। PB की वैल्यू आपके पास कितनी है? 300। इसका क्यूब आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा और PA कितना है आपके पास? 600। इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू आ जाएगी? KP की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। फिर आपको क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है NH4HS, ये सॉलिड दे रखा है, ये NH3 गैस प्लस H2S गैस दे रखा है। आपको KP दे रखा है 64 ATM स्क्वायर। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर। बड़ा सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। आप ऐसे सॉल्व करें, NH4HS सॉलिड, NH3 गैस प्लस H2S गैस। मैंने इसका प्रेशर, हालांकि सॉलिड का होता नहीं है, पर स्टोइशियोमेट्री को ध्यान में रखने के लिए P1 मान लिया, ये 0 था, ये 0 था। P1 माइनस P2 किया तो ये P2 आएगा, ये P2 आएगा। अब इसको हटा दो, जो सॉलिड था उसके कारण कोई प्रेशर नहीं होता है। KP का जो फॉर्मूला आएगा वो आपके पास आएगा NH3, ये आएगा PNH3 इंटू PH2S। तो ये P2 स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको दे रखा है 64, तो P2 कितना आ गया? 8 ATM। P टोटल है आपके पास P2 प्लस P2, तो 2P2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 16 ATM। तो अच्छा क्वेश्चन, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनियम बाईसल्फाइड का जब क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। KP दे रखा है तो आप टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें आप, तो अब आप देखें और न्यूमेरिकल्स देखें इसके ऊपर। अपन 4th नंबर न्यूमेरिकल लेते हैं। आपको दे रखा है NH4 होल ट्वाइस CO3, इससे बना रखा है 2NH3 प्लस CO2 प्लस H2। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल टू 9 ATM, देन KP की वैल्यू। देखिए अब आप सॉल्यूशन देखें, मैंने इस वाले के प्रेशर को कितना ले लिया? P1 0 0 0। P1 माइनस P2 किया तो ये 2P2, ये P2, ये P2। इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि ये सॉलिड है, इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि ये लिक्विड है। मुझे जो वैल्यू दे रखी है इन दोनों का सम 3P2 इज इक्वल टू 9, तो P2 इज इक्वल टू 3 ATM आ गया। KP मेरे पास क्या आएगा? PNH3 इसका स्क्वायर, PCO2 तो PNH3, 2P2 मतलब कितना आ गया? 6, यहाँ लिख देते हैं 6 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया आपके पास? P2 3, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 3 ATM। ठीक है, हालांकि यूनिट लिखोगे तो ATM क्यूब आ जाएगा, यूनिट लिखी नहीं जाती है। पर देखें बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल। 5th नंबर देखें, ये इंपॉर्टेंट है। इन ए कंटेनर NH4HS and ammonia gas are present
and pressure is 0.5 atm. At equilibrium, pressure is 0.8 atm. Kp कितना होगा? देखो आपको ये रिएक्शन भी पता होनी चाहिए. NH4HS ये सॉलिड, NH3 गैस प्लस H2S गैस, ये P1. अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो. इन ए कंटेनर ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर शुरू में ही ये P2 लेना पड़ेगा और ये 0. इक्विलिब्रियम आएगा तो ये P1 माइनस अगर मैंने P3 किया तो P2 प्लस P3 हो जाएगा, ये P3. ये सॉलिड है इसलिए हटा दिया. अब आप ध्यान दें, आपको P2 तो 0.5 दे रखा है, P2 प्लस 2P3 0.8 दे रखा है, तो 2P3 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0.3. तो इससे जो P3 की वैल्यू आई 0.15 आ गई. Kp की वैल्यू आएगी आपके पास PNH3 PH2S NH3, तो P2 0.5, तो ये आ गया 0.65 इंटू P3 0.15. तो देखिए इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन में जरूर लें इस क्वेश्चन को. ठीक है. फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6. इन ए कंटेनर कार्बन सॉलिड, या इवन वो ग्रेफाइट भी दे सकता है, इज प्रेजेंट व्हेन CO2 gas 5 atm is passed, then equilibrium pressure 8 atm, Kp is equal to क्या? देखो आपको ये पता होना चाहिए, जब अपन कार्बन ग्रेफाइट इस पर CO2 गैस को पास करते हैं, ठीक है, तो 2CO ये गैस ये इक्विलिब्रियम आता है. इनिशियली ये था P1 P2, ये 0 था. P1 माइनस P3, P2 माइनस P3 एंड 2P3. ये सॉलिड है, हटा दो. आपको P2 दे रखा है 5, P2 प्लस P3 आपको दे रखा है इसने 8. तो अब आपके ध्यान दें, आपके पास क्या आ गया, जो 5 है तो P3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई. तो अब P2 माइनस P3 तो आपके पास आ गया 5 माइनस 3 2 आ गया, और 2P3 तो ये 6 आ गया. Kp की बात करें अब तो PCO का स्क्वायर आ गया, PCO2 आ गया, CO ये आ गया 6 इंटू 6, दिस वन T, तो ये आ गया 3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 18. ये क्वेश्चन भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये दो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ढंग से देख लेंगे. अभी जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वैसे आपको बताओ सीरियसली तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मेरा सजेशन है कि तीनों की जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं वो भी आप मेमोराइज करें. हो सकता है वो दे रखी हो सकता है नहीं दे रखी हो. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन सॉलिड के ऊपर जब CO2 गैस को पास करते हैं तो ये वाला इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, CO2 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये आपको पता होना चाहिए. आगे देखते हैं. हाँ, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये दे रखा है N2O4 2NO2 at 300 Kelvin. Pressure is equal to 180. Initial moles of N2O4 is 1 mole.
at 600 Kelvin, equilibrium is attained and alpha is 20%. आपसे पूछा गया है टोटल प्रेशर। देखो अच्छा क्वेश्चन, और मान लो केपी भी पूछा गया, ठीक है। तो अपन ने कहा कि सॉल्यूशन ध्यान देना, N2O4 इससे आपने बनाया 2NO2 बनाया, ये आपके पास आ गया 100 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा आपको दे रखा है 0.2, तो ये हो गया 0.8 0.4, ठीक है। अब ध्यान देना आपको भाई P2V2 अपॉन P1V1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा N2T2 अपॉन N1T1। ये इक्विलिब्रियम का है, ये इनिशियल है। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर P2 कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं बोल रहा, ये 1 आ गया। बाद में मोल्स कितने हो गए, इन सब का सम कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम, ये आ जाएगा 1.2 1.2, ये 600 आ गया, पहले 1 मोल थे, ये 300 आ गया। तो जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.4 ATM आ रहा है। एक तो ये बात आ गई, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर दूसरी बात अपन केपी की बात करें तो PNO2 स्क्वायर PN2O4 आ जाएगा। PNO2 ये होगा मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.4 अपॉन 1.2 इंटू 2.4, ये 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 0.8 आ गया। PN2O4 की बात करें तो मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.8 अपॉन 1.2 इंटू 2.4, तो ये 1.6 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान दें Kp के फॉर्मूले में वैल्यू PNO2 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 1.6, तो इसको सॉल्व करने पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, Kp की। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में Kp सॉल्व होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि पहले 300 केल्विन पे था, इक्विलिब्रियम के लिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब आप ध्यान दें क्वेश्चन में क्या है, टेम्परेचर चेंज किया गया है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से ये कैलकुलेशन इस तरीके से की गई है, ठीक है। फिर एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन ये है CaCO3, इससे बन रहा है CaO, ये सॉलिड प्लस CO2 गैस, इक्विलिब्रियम प्रेशर 1 ATM। आपसे पूछा गया Kp कितना होगा एंड डेल्टा Z0 कितना होगा। आप ध्यान दें सॉल्यूशन पे, देखो CaCO3 CaO प्लस CO2, ये P100 P1 माइनस P2 एंड P2, ये सॉलिड है, इसको हटा दिया, आपको P2 दे रखा है 1 ATM, ये वैल्यू आ गई। Kp का फॉर्मूला केवल क्या लगेगा, PCO2, तो Kp 1 आ गया। डेल्टा Z0 मेरे को पता है -2.3 RT एंड लॉग के इक्विलिब्रियम, तो यहाँ Kp हो गया, Kp 1 रखोगे तो डेल्टा Z0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें क्या है, जब सीधे डेल्टा Z0 पूछा जाता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा क्या है दिक्कत में आ जाता है, पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप देखें आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या है, फिर अपन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं इस चैप्टर का, केमिकल इक्विलिब्रियम का। हेडिंग है आपके पास रिएक्शन कोशिएंट। इसको Q से लिखेंगे। इट इज यूज्ड
to identify the direction of reaction at any time. The formula of Q is identical to Kc and Kp. तो फॉर्मूला वही लगता है Q का जो Kp और Kc का होता है। जैसे मान लो 2a से आपके पास क्या है, b है, ठीक है। Kc का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, b अपॉन a का स्क्वायर आएगा। तो Qc का फॉर्मूला भी क्या आता है, b अपॉन a स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए Kp का फॉर्मूला क्या आएगा, pb अपॉन pa स्क्वायर। Qp भी क्या आएगा, pb अपॉन pa स्क्वायर, ठीक। ये फर्क इतना सा है, ये केवल किस पे डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम पर। ये होता है, आप बात करें तो ये किस पे डिफाइन होता है, एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। अब क्या होता है आप ध्यान दो, जैसे मान लो रिएक्शन ए से बी है, Kc का फॉर्मूला आ गया आपके पास b से a, ठीक है। Qc का फॉर्मूला आ गया, ये भी b से a आ गया। मान लो Kc की वैल्यू 2 है और Qc की वैल्यू 1 है। अब ध्यान देना, रिएक्शन कब तक प्रोपोगेट होती है या कब तक आगे बढ़ेगी, जब तक कि Q Kc के इक्वल नहीं हो जाता। अब Q की वैल्यू को बढ़ना है तो B ज्यादा बनना चाहिए, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब इस तरीके से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। होता क्या है, अपन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं जो कि बहुत ही आसान सी है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ध्यान देना। एक छोटा सा डायग्राम ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना आपको। ये देखो, बीच में K रखना है, Q रखना है। ये बड़ा है, जब Q ग्रेटर देन, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में, हमेशा इक्विलिब्रियम अटेंड होना है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। अगर Q और K में Q बड़ा है, K छोटा है, तो रिएक्शन किस में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और जब Q इज इक्वल टू K है तो रिएक्शन किस में होगी, इक्विलिब्रियम में। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, आपको दे रखा है A प्लस बी से C प्लस डी। आपको दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ A B C D एट एनी टाइम आर 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, Kc दे रखा है 4। अब आपसे पूछा है प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मैंने कुछ नहीं, बहुत आसान सा सॉल्यूशन, Qc कैलकुलेट किया। तो देखो प्रोडक्ट साइड ये तो आ गया 0.4, 0.8, 0.1, 0.2, तो ये आपके पास आ गया 16 आ गया। Q बड़ा आ रहा है, Q ग्रेटर देन K आ रहा है, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत ही आसान सा, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आपको दे रखा है ऐसा, ये दे रखा है आपको 2a, इससे b दे रखा है एट एनी टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ A and B are 4 and 27, Kp is equal to, आपको दे रखा है 2, आपसे पूछा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अपन ने क्या किया, Qp कैलकुलेट कर लिया, यह आ गया Pb अपॉन Pa का स्क्वायर, Pa का स्क्वायर।
पी बी आपके पास है 27 और ये है आपके पास 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 27/16 आ गया, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ये कह रहे हैं Kp 2 है तो Q इज लेस देन क्या आएगा Kp, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना एक छोटी सी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप और है क्वेश्चन का। भाई मुझे पता है डेल्टा जी नॉट माइनस 2.3 RT log K, अगर K ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। अगर K लेस देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगा। आप देखो मैथमेटिकली K अगर 10 है तो log 10 1 होता है, पता नेगेटिव वैल्यू आएगी, 1/10 है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। K इज इक्वल टू अगर 1 है तो डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा, 0। अब आप ध्यान देना क्वेश्चन कैसे पूछता है ये, ए से आपको बी दे रखा है, डेल्टा जी नॉट इसने दे रखा है आपको -2468 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। इसका मतलब क्या है, चलो मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इसने क्या दे रखा है आपको कि इसके बाद जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वो आपको दे रखी है कि एट एनी टाइम concentration of A and B are 0.4 and 0.2 m। आपको डायरेक्शन बतानी है रिएक्शन की। देखो अब है ना, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट ऐसा नहीं करें आप लोग कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.3 RT log K, आप K सॉल्व करने बैठ जाए, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, अपने को पता है ये रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव, मींस K ग्रेटर देन 1 आ गया। अब मैं Q कैलकुलेट करूं तो Q मेरे को पता है ये आएगा मेरे पास B/A, B कितना है मेरे पास 0.2 अपॉन 0.4, 1/2 आ गया। तो इससे कंक्लूजन निकला कि Q K से कम है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। वो अपने आप ही ऐसा क्वेश्चन देगा कि एक से तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि K ग्रेटर देन 1 है और Q क्या है, एक से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q लेस देन K, या इसका अपोजिट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आप मेरी बात समझे, स्टूडेंट इसमें टाइम वेस्ट करता है, ट्रिकिश क्वेश्चन है, आप क्या लें, रिवीजन लें। स्टूडेंट टाइम किसमें वेस्ट करता है कि सर Q और K का कंपैरिजन तो करना पड़ेगा मुझे, मैं पहले मैथमेटिकली K कैलकुलेट करता हूँ, एंटी लॉग और कैलकुलेशन मिस्टेक, मतलब वो जबरदस्ती परेशान होने वाली बात है। पर क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस तरीके से लगता है और इस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं। तो आप ध्यान दें, अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, रिएक्शन कोशिएंट। मेन क्या है भाई, इक्विलिब्रियम मान लो 10 मिनट में हो रहा है, 5वें मिनट पे बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, या आपने क्या किया, कोई रिएक्टेंट भी मिला दिए, प्रोडक्ट भी मिला दिया, पता करना है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन कोशिएंट का मेनली काम क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता करना। इससे आप क्या पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो किस तरीके से, ये ग्राफ है, K तक पहुंचना होता है, अगर Q छोटा है तो K तक पहुंचने में डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, Q बड़ा है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में, और Q और K इक्वल है तो क्या अटेंड हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।